जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वें क्लास के भूगोल में भारत के संसाधन एवं उपयोग के बारे में। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आज हम जानेंगे कि आज कुछ विद्यार्थियों को कुछ लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया था कि बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा बिहार बोर्ड परीक्षा पैटर्न को बदल दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर बदल ही दिया जाए तो उससे क्या दिक्कत है। कहा गया है कि जिसका बदला नहीं आचार विचार बदल कर क्या होगा, जिस नाव का माझी पागल हो पतवार बदल कर क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर बिहार बोर्ड का परीक्षा पैटर्न अगर बदल भी जाता है और हम पढ़े हुए रहेंगे तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं पढ़े हुए रहेंगे तो दिक्कत होगा, अगर पढ़े हुए रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी क्लास लेते हैं यहाँ पर, उसमें सब के सब महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही VVIN बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जो भी वीडियो होगा उसको अंत तक देखेंगे और समझने का काम करेंगे इस पर। तो हम लोग देखते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन यानी संसाधन किसे कहा जाता है, संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले चीज़ों को संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि वैसा चीज़ जिससे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है, मनुष्य के ज़रूरत का चीज़ पूरा होता है, संसाधन कहलाता है। जैसे भूमि, जल, हवा, कलम, घर, मकान, दुकान, मोबाइल, मार्कर पेन, बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, ये सब जो भी चीज़ें हैं, जो सजीव हो, निर्जीव हो, प्राकृतिक हो, कृत्रिम हो, जो भी चीज़ है जो मनुष्य के उपयोग में आती है, काम में आती है, वो सब संसाधन कहलाती है। तो अब हमें संसाधन में कोई दिक्कत नहीं होगा। संसाधन का मतलब कि वैसा चीज़ जो मनुष्य के उपयोग में आता है, मनुष्य के ज़रूरत की पूर्ति में आता है, संसाधन कहलाता है। अच्छा, अब हम देखेंगे संसाधन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया हुआ है, इसको मनुष्य नहीं बनाया हुआ है। प्राकृतिक संसाधन को प्रकृति ने बनाया है, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसको भगवान के द्वारा बनाया गया है। जैसे पानी को हम लोग नहीं बना सकते हैं। हवा, उसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। आग, भूमि, सूरज, चांद, ये सब जो है, पेड़ पौधा, ये सब जो है प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया हुआ है। हम इसको नहीं बनाए हुए हैं, मनुष्य इसको नहीं बनाया हुआ है। उसके आगे कृत्रिम संसाधन। कृत्रिम संसाधन जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया होता है, इंसान के द्वारा बनाया गया होता है। जैसे कलम, मकान, दुकान, कार, घड़ी, बस, ट्रक, रेलवे लाइन, रेलगाड़ी, कपड़ा, ये सब जो भी चीज़ें मनुष्य के द्वारा, आदमी के द्वारा अपने उपयोग के लिए बनाया जाता है, वो सब चीज़ें कृत्रिम संसाधन कहलाती है। यानी कृत्रिम संसाधन जिसको आदमी बनाता हो अपने उपयोग के लिए, जैसे कपड़ा हो गया, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, बॉल, बत्ती, जो भी है, ये सब कौन चीज़ होगा, कृत्रिम संसाधन हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में एक हम लोग पढ़ेंगे इसमें जैव संसाधन। ये सजीव होते हैं, यह नाम से ही पता चल रहा है। जैव का मतलब सजीव, मतलब सजीव होते हैं, अर्थात इसमें जीवन होता है। सजीव का मतलब जिसमें जीवन होता है, जो श्वसन कर सकते हैं। तो जीव जंतु जो सांस ले सकते हैं, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। पेड़ पौधा, मछली और भी चीज़ होते हैं जिसमें जीवन होता है, उसे सजीव का, उसे जैव संसाधन कहा जाता है। वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो उसको जैव संसाधन कहते हैं, और जिसमें जीवन नहीं हो उसको अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है अजैव संसाधन, ये निर्जीव होते हैं, अर्थात इसमें जीवन नहीं होते हैं। सबसे पहले देखेंगे संसाधन। संसाधन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। इसी संसाधन में से जैव भी हो जाता है और अजैव भी हो जाता है। जैव का मतलब जिसमें प्राण हो, जिसमें जीवन हो। अजैव का मतलब जिसमें जीवन नहीं हो, जैसे भूमि, हवा, चट्टान, पानी, इस सब में जीवन नहीं है, इसमें प्राण नहीं होता है, अर्थात ये निर्जीव हैं। अच्छा, उसके आगे देखेंगे नवीकरणीय संसाधन।
नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमेशा उपलब्ध रहते हैं, ये प्रकृति के द्वारा हमेशा मिलते रहते हैं, इनके खत्म हो जाने पर दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होता है अगर एक बार उसको हम उपयोग करेंगे और खर्च हो जाएगा तो फिर से दोबारा मिल जाएगा। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होगा, जब सूरज खत्म हो जाएगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं हो सकती, अगर पवन खत्म हो गई, हवा खत्म हो गए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। जल, वन्य जीव, ये कभी खत्म नहीं होंगे, अर्थात ये हमेशा रहेंगे, अगर खत्म होंगे तो दोबारा आराम से मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके आगे देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसके खत्म हो जाने पर दोबारा प्राप्त करने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वैसा होता है जो एक बार खत्म हो गया उसको दोबारा प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, तब जाकर के यह प्राप्त होगा। तो वैसे में हो जाते हैं खनिज और जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला और पेट्रोलियम, वैसा ईंधन तो जीवों के अवशेष के द्वारा प्राप्त होता है, उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जैसे कोयला, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है कि कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन होते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन उसमें ऑप्शन में दिया गया रहता है। अच्छा, उसके आगे देखेंगे अब राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन मतलब देश के सीमा के अंदर की सभी भूमि और 19.2 किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। राष्ट्रीय मतलब देश स्तर का, देश का, यहाँ पर देश का यानी राष्ट्र का, देश के सीमा के अंदर, सीमा मतलब बाउंड्री, जो सीमा रेखा है, बाउंड्री है, उसके अंदर का जो भी भूमि होगा वो सब राष्ट्रीय संसाधन होगा। और सीमा रेखा से 19.2 किलोमीटर तक का जो महासागरीय क्षेत्र होगा वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ही आता है। जैसे सड़क, भारत में जो भी सड़कें हैं ये सब राष्ट्रीय संसाधन है। रेलवे क्षेत्र जो भी भारत के अंदर में है ये सब के सब राष्ट्रीय संसाधन है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि देश के समुद्री तट रेखा से 200 समुद्री मील, ये समुद्री मील है, सिंपल मील किलोमीटर नहीं है, ये समुद्री मील यहाँ दिया गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। देश के समुद्री तट रेखा से 200 समुद्री मील को छोड़ करके जो महासागरीय क्षेत्र होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्षेत्र कितना तट रेखा से कितना मील छोड़ करके होता है, तो 200 समुद्री मील छोड़ करके होता है। और इन संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है, इस पर देश का अधिकार नहीं होता है, इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है उनका अधिकार होता है। और सागर तट से यानी समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग इसके आगे अगले क्लास में बढ़ेंगे।